हेलो एंड वेलकम टू द टोमाइकल बियोलॉजी रग रग में बायो। दिस इज़ मी रोहित सेन एंड आज हम डिस्कस करेंगे सेल, उसके पार्ट्स और सेल की टाइप्स के बारे में। हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं और सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। सेल जो है एक बेसिक यूनिट है लाइफ का। बिना सेल के लाइफ पॉसिबल नहीं है, बिना सेल के जीवन संभव नहीं है। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी के सभी इन्हीं कोशिकाओं से, इन्हीं सेल्स से बने हुए हैं। ठीक है। तो सेल डिस्कवर किसने किया पहले? अब ये जो है प्रश्न उठता है कि सेल किसने डिस्कवर किया। सेल सबसे पहले डिस्कवर तो सेल जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। इन्होंने एक कॉर्क स्लाइस ली, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। और जब लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने देखा तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है, हाँ, उन्हें कुछ दिखाई दिया। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर लाइक कुछ बिल्कुल सीधा तो नहीं बनेगा, बट मैं कोशिश करूँगा इससे सीधा बनाने की। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है इन्हें वहाँ पे देखने को मिला। बट मैं आपको बता दूं कि जो उन्होंने स्ट्रक्चर देखा था वो असल में डेड सेल्स थे। दोज सेल्स आर डेड सेल्स, वो जो हैं डेड सेल्स थे। जैसा कि हमें पता है, हम क्लास 8 से 7th से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल जो है बेसिक यूनिट है लाइफ का। और सेल की कई सारी ऑर्गनलीज होती हैं। जिस प्रकार से ह्यूमन की अगर हम बात करें, अगर इंसान की बात करें, जिस प्रकार से इंसान में जो हैं उसके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, लीवर है। तो ये सब जो हैं कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ ऑर्गन सिस्टम है जिससे पूरी बॉडी चलती है। उसी प्रकार से सेल को फंक्शन करने के लिए क्या है, कुछ ऑर्गनलीज की ज़रूरत पड़ती हैं जो सेल में प्रेजेंट होती हैं। वो ऑर्गनलीज क्या क्या हैं? सबसे पहले सेल जो है, सेल की बाहर वाली कवरिंग जो है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी सेल की, प्लांट सेल के केस में अगर हम बात करें तो वो सेल वॉल होगी। क्या होगी? प्लांट सेल के केस में जो आउटर कवरिंग होगी वो सेल वॉल की कवरिंग होगी। और एनिमल सेल में जो है सेल वॉल एब्सेंट होगी। और यहाँ पे हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर हम इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग मिलेगी। उसके बाद सेंटर में न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। चाहे प्लांट सेल की बात करें, चाहे एनिमल सेल की बात करें, न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेगा। और न्यूक्लियस के बाहर और न्यूक्लियस के बाहर और सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में हमें एक जेली लाइक सबस्टांस मिलेगा जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर मान के चलिए दिस इज सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनिमल सेल लेते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये न्यूक्लियस है। तो ये जो खाली पोर्शन है दिस इज द साइटोप्लाज्म। ये क्या है? दिस इज साइटोप्लाज्म। ये जो है आपका साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म क्या होगा? ये डेंस मटेरियल होता है, डेंस जेली सबस्टांस, सॉरी, JELLY, जेली सब्सटेंस होता है। जिसका क्या काम होता है? जिसका काम होता है, जिसका फंक्शन होता है कि जितनी भी सेल ऑर्गनलीज हैं, जितनी भी सेल ऑर्गनलीज है उनको अपनी जगह स्टक करके रखना। क्या करना? अपने अपनी जगह पे जकड़े रखना। आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि जो जो साइटोप्लाज्म है वो शहद की तरह है। किसकी तरह है? हनी की तरह है। अगर हम हनी में, शहद में जो है कोई चीज़ डाल दें तो आप देख सकते हैं कि वो हनी जो है उस चीज़ को स्टक करके रखेगा, उसे अपनी जगह से हिलने नहीं देगा। बात की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, हमने बात की न्यूक्लियस के बारे में, हमने बात की न्यूक्लियस का। मैं आपको फंक्शन बता दूं कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की बाहर की एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन से बाउंड होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है। क्रोमोसोम होता है जिसके ऊपर हमारा डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, या हम जिसको हम अपना जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, जो ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करेक्टर्स में हमारी मदद करता है। ठीक है।
बाकी की सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें हमें, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे राइबोसोम है जो क्या करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, या हम इनको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। गोल्गी कम्प्लेक्स है, साइटो उसके बाद हमारा लाइसोसोम है जिसको हम सुसाइडल बेग ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। जो भी इन्वेडिंग सबस्टांस होगा जो हार्मफुल होगा सेल के लिए, इन्वेडिंग सब्सटेंस जो भी होगा, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस अगर सेल के अंदर घुस जाए तो उसको क्या है, ये उसको अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है, उसको खा लेता है, उसको अपने अंदर समा लेता है। तो ये क्या है, सुसाइडल बेग ऑफ द सेल, इसको तभी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया है जो सेल को पावर देने का काम करता है। जैसे कि जिस तरीके से अगर जिस प्रकार से एक टॉर्च को जलाने के लिए एक बैटरी की ज़रूरत है, बिना बैटरी के टॉर्च जलेगी नहीं, उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के बगैर सेल फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि सेल को फंक्शन करने के लिए क्या है, एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी प्रोवाइड कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। कैसे प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की जो सिंथेसिस है, असल में जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें एटीपी के फॉर्म में मिलती है। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में मिलती है, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से होती हैं। हर एक सेल ऑर्गेनली को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक सेल ऑर्गेनली का हम फिजिकल स्ट्रक्चर, उसकी केमिकल कंपोजिशन, उसकी फंक्शंस क्या हैं और किस प्रकार से वो फंक्शन करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। हमने जो है ये चैप्टर सेल बियोलॉजी का शुरू किया है, तो हम इन सभी चीज़ों को बिल्कुल डीपली और डिटेल्ड डिस्कस करेंगे, ताकि ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल रहे बीएससी लेवल तक भी, और साथ साथ उन स्टूडेंट्स के लिए भी, दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन और preparing for the competitive examinations like SSC, SSB, RRB, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके लिए भी ये वीडियो जो है ये हेल्पफुल रहे। उसी तरह से सेंट्रियोल की अगर हम बात करें, सेंट्रियोल भी सेल ऑर्गेनली है। सेंट्रियोल का क्या काम होगा, क्या फंक्शन होगा सेंट्रियोल का? सेंट्रियोल का फंक्शन होगा कि ये जो है एक स्केलेटल सिस्टम, जिस तरह से इंसान की बॉडी को स्ट्रक्चर देने में जो है, स्ट्रक्चर देने का काम जो है स्केलेटल सिस्टम करता है, सिमिलरली एनिमल सेल के केसेस में सेंट्रियोल भी उसको स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी हमें दो तरह के देखने को मिलेंगे। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा। और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम भी होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना ही। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, हम उस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को कहेंगे जिस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहलाएगा। If there is the presence of ribosome on endoplasmic reticulum, then it will be concluded as a rough endoplasmic reticulum। ठीक है। तो ये जो है सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना। अभी हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के कुछ डिफरेंसेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हमने यहाँ पे पहले हमें सेल वॉल जो होगी वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। ठीक है। और एनिमल सेल के केस में जो है सेल वॉल हमें एब्सेंट देखने को मिलेगी। और मैंने जैसा कि आपको अभी कहा कि इसमें जो आउटर मोस्ट, एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, हमारी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्यों जाना जाता है, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, जब इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम इसके फिजिकल, इसकी केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे, इसके फंक्शन पढ़ेंगे, तब आपको वो खुद पता चल जाएगा। क्लोरोप्लास्ट कहाँ हेल्पफुल होते हैं? क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस केवल और केवल प्लांट्स में ही हमें देखने को मिलती है, और प्लांट्स के अलावा कुछ फंजाई वगैरह में भी हमें देखने को मिलती है। तो हम वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा और एनिमल सेल के केस में एब्सेंट होगा, बिकॉज दे एनिमल सेल जो हैं वो क्या हैं, हेट्रोट्रॉपिक हैं, मींस दे आर डिपेंडेंट, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। एंड प्लांट सेल क्या है, प्लांट सेल जो प्लांट है वो क्या है, वो ऑटोट्रॉप है, मींस दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। सेंट्रोसोम की बात करें तो कुछ प्लांट्स में एब्सेंट होगा,
या जिसको हम सेंट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने कहा कि सेंट्रियोल का क्या काम करता है, स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करने का काम करता है सेंट्रियोल। तो जो सेंट्रियोल है वो प्लांट सेल में जो है कुछ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होगा, नॉट इन ऑल, बट एनिमल सेल में मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज़ प्रेजेंट। वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में जनरली जो है वैक्यूल हम देखते हैं वो बड़ा होता है साइज में, मींस प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो बड़ा होगा साइज में। और असल में वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है प्लांट सेल में, जो है वो वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। और एनिमल सेल में जो है ये मोस्टली लैक करता है, यानी कि ज़्यादातर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। अगर प्रेजेंट होगा भी तो बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू द प्लांट सेल। साइटोकाइनेसिस यहाँ पे हमें क्या है, ये सेल प्लेट की फॉर्मेशन से देखने को मिलता है। अब साइटोकाइनेसिस क्या होता है, जब सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन दो प्रकार की होती है, माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है। क्यों होती है सेल डिवीजन? क्योंकि इंसान की किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना होता है, उसको ग्रो करने के लिए सेल का बढ़ना ज़रूरी है। जब तक सेल नहीं बढ़ेगा इंडिविजुअल ग्रो नहीं करेगा। तो साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। साइटोप्लाज्म के डिवाइड को हम साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस का नाम देते हैं। और प्लांट सेल में किस वजह से ये होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट होती है यहाँ पे, तो उस वजह से जो है साइटोकाइनेसिस हो जाती है। यहाँ पे क्या होगा, एक फरो जो है सेंटर में, सेल के सेंटर में बनेगा, उस वजह से हमें साइटोकाइनेसिस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम मूव करेंगे सेल के पार्ट्स को। अगर हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करें तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो है ये सेल है। सेल में मेनली 3 पार्ट होंगे, आउटर मोस्ट सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम से जिसे मैंने डिनोट किया है, वैक्यूल्स होंगे और प्रोटोप्लाज्म होगा। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक तो साइटोप्लाज्म आएगा और दूसरा न्यूक्लियस आएगा। न्यूक्लियस में जैसे मैंने अभी कहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। जिस तरह से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म हमें देखने को मिलेगा। क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम पे फिर डीएनए होगा, अलील्स होंगे जो हमारे जो हेरिडिटी मटेरियल को जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र के लिए जो हमारे हेरिडिटी मटेरियल कैरेक्टर ट्रांसफ़र के लिए मदद करेगा। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म में भी हमें 2 चीज़ें देखने को मिलेगी, एक तो मेम्ब्रेन, उसकी प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलेगी और उसका मिडल पोर्शन। अब इस मिडल पोर्शन में क्या होगा, एक तो हेलोप्लाज्म हमें होगा देखने को मिलेगा और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीज कहो या सेल ऑर्गेनलीज कहो। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीज जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टेट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्गी एपरेटस, राइबोसोम, सेंट्रियोल वगैरह वगैरह, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया भी और हम जो है इनको आगे डिस्कस भी करने जा रहे हैं बिल्कुल डिटेल में। टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर अगर हम देखें तो या तो एक सेल का ऑर्गेनिज्म बना होगा, मीन्स द ऑर्गेनिज्म मीन्स कहने का मतलब है या तो ऑर्गेनिज्म केवल एक सेल का बना होगा या फिर एक से ज़्यादा सेल्स का बना होगा। अगर ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना होगा तो उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम देंगे, उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अगर केवल एक सेल का बना होगा, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आप ले लो एमीबा ले लो, हाँ, आप यूग्लिना ले लो। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स है और इसके अलावा जितने भी प्रोटोजुअन्स हैं दे आर यूनिसेलुलर, यानी कि एक ही सेल के बने होंगे। और मैं आपको बता दूं कि एक ही सेल में वो हर एक कैपेबिलिटी है जो लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि डाइजेशन की बात करें, अकेला सेल डाइजेशन का काम भी करता है, ठीक है, एक्सक्रीशन भी करता है, लोकोमोशन भी परफॉर्म करता है। ये कई सारी चीज़ें जो है जो लाइफ को चलाने में हेल्पफुल हों, वो सभी फंक्शन जो है सेल इंडिपेंडेंटली भी परफॉर्म करता है और कॉपरेशन के साथ भी परफॉर्म करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं बोलना भूल गया था, तो उसे मैंने अभी मेंशन किया है। सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के सेल हमें देखने को मिलते हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल,
एक यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मींस प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, पुराने टाइप का सेल जो होगा उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल। और सबसे पहले जो है बैक्टीरियल सेल जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में आते हैं। बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में आते हैं और बैक्टीरियल सेल को सबसे पहले जो है डिस्कवर किया था एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने, ठीक है। और क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, आइए हम यहाँ से जानते हैं और थोड़ा बहुत आइडिया हमें लग जाएगा कि आखिरकार प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच का क्या अंतर है। इसके प्रोटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है रिलेटिवली रिजिड हमें देखने को मिलता है, यानी कि सख्त होगा, नॉन वैक्यूलेट होगा, ठीक है, मींस वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। और यहाँ पे हमें यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म हमें मोर फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड उसमें ज़्यादा पानी का जो 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 पानी की जो पानी की जो क्वांटिटी है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द प्रोकैरियोटिक। ये ज़्यादा सख्त होगा, ये उसके मुकाबले में थोड़ा नर्म होगा, फ्लेक्सिबल होगा, जनरली वैक्यूलेट, यहाँ पे हमें वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रिमिटिव सेल्स में, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स में जो है हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हमें ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म हमें देखने को मिलेगा। जेनेटिक मटेरियल की बात करें अगर हम तो हमें यहाँ पे जो है प्रोकैरियोटिक के केस में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सिंगल क्रोमोसोम के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ये होगा पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमें इसमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें जैसे कि माइटोटिक स्पिंडल यहाँ पे एब्सेंट होगा। ये माइटोटिक स्पिंडल असल में कहाँ बनते हैं, जब सेल डिवीजन होती है तो वहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। ये एक अलग से टॉपिक है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आप डिफरेंस देख लो, माइटोटिक स्पिंडल प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा बट इन यूकैरियोट इट इज़ प्रेजेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर लेकिंग होगा यहाँ पे, जबकि ये जो है यूकैरियोट्स में फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर होगा। अब फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर क्या है, ये भी जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल पढ़ेंगे, सैंडविच मॉडल पढ़ेंगे, बहुत अन्य तरीके के मॉडल पढ़ेंगे ताकि आपको एक फिजिकल स्ट्रक्चर पता चल पाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इंटरनल मेम्ब्रेन्स की बात करें तो ओनली इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होगी ये। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज जो है उनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यहाँ पे एब्सेंट देखने को मिल रहा है, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा। क्रोमेटोफोर्स जो हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे, जबकि यहाँ पे एब्सेंट होंगे। क्लोरोप्लास्ट की बात करें यहाँ पे एब्सेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा कुछ में, कुछ यूकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट जो है प्रेजेंट होगा। गोल्गी एपरेटस की बात करें एब्सेंट, प्रेजेंट, लाइसोसोम एब्सेंट, हियर इट इज़ प्रेजेंट, पेरिऑक्सीसोम्स एब्सेंट, हियर इट इज प्रेजेंट, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे यहाँ पे 70s टाइप, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट इज 80s टाइप। 70s 80s क्या है इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की बात करें तो वो हमें यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलेगी, जबकि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ये प्रेजेंट होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोस्केलेटन की बात करें तो यहाँ पे मींस प्रोकैरियोट्स में हमें एब्सेंट देखने को मिलेगा और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा। सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी और यूकैरियोट्स में सेलुलोज की बनी होगी। ये कुछ जनरल आप 8 से 10 चीज़ें जो है आप 8 से 10 डिफरेंस याद रखिए ताकि आपको जो है पता चल पाए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस क्या है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहें टेमाइकल बायोलॉजी के साथ। आपसे मैं ये वादा करता हूँ कि आपका हर एक टॉपिक जो है उसको डिटेल्ड में डिस्कस किया जाएगा। जो भी और जितनी भी आपकी क्वेरी रहेंगी उन सभी क्वेरीज़ को जो है उन सभी क्वेरीज़ का आंसर दिया जाएगा और कोशिश यह रहेगी कि आपका जितना भी कन्फ्यूजन है उसे हम दूर करें एंड यू गाइज कैन ईजिली प्रिपेयर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।